थी विशिष्ट ऊष्मा, वो थी CV इक्वल टू 3R। ड्यूलिंग और पेटिट में जो हमने विशिष्ट ऊष्मा निकाली थी, स्पेसिफिक हीट CV इक्वल टू क्या थी, 3R थी। ठीक है, मतलब ये बोला गया था कि हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट मतलब हर एक टेम्परेचर पर, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो, स्पेसिफिक हीट CV इक्वल टू हमेशा 3R रहती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये पॉसिबल नहीं था। सेकंड ये था, आइंस्टीन ने ये बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट था उसका टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वो हाई टेम्परेचर पर तो वैसा ही होता है जैसा कि ड्यूलोंग और पेटिट में था, लेकिन लो टेम्परेचर पर जितने भी वैल्यू निकाली गई वो सारी की सारी गलत थी, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं होती थी। तो इसलिए आइंस्टीन थ्योरी भी क्या था, लगभग फेल ही हो गया था, है ना। हाई टेम्परेचर पर तो इसी के बराबर निकला था, लेकिन लो टेम्परेचर पर जो ग्राफ मिलता है वो वैसा नहीं मिलता है जैसा एक्चुअल वैल्यू में था। इसलिए आइंस्टीन थ्योरी का भी ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि वो लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात नहीं कर पाया। तो फिर थर्ड वाली थ्योरी आई जो आज हम बात करने वाले हैं। चलो तीसरी वाली थ्योरी का हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले। थर्ड है आपकी डिवाई। डिवाई TQ लॉ। डिवाई को TQ लॉ के नाम से भी जानते हैं, और क्यों जानते हैं डिवाई को TQ लॉ के नाम से वो भी हम बताएंगे आज। देख लो, कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। डिवाई को भी हम TQ लॉ के नाम से जानते हैं, तो पूछना भी है डिवाई का TQ नियम लिखिए। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले डिवाई के पोस्टुलेट के बारे में, अभिकल्पनाएं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट नंबर, डिवाई के हिसाब से जो सॉलिड होता है, जैसे मैंने लिया ना 1 kg सॉलिड ले लेते अपन, है ना। तो सॉलिड होता है उसको हम एक इलास्टिक मान के चलते हैं, प्रत्यास्थ बोल सकते हैं। तो डिवाई के हिसाब से जो सॉलिड होता है उसको हम मानते हैं इलास्टिक, कंटिन्यूअस इलास्टिक मीडियम मान सकते हैं। कंटिन्यूअस इलास्टिक मीडियम, इलास्टिक मीडियम, इसको हिंदी में लिखते हैं सतत प्रत्यास्थ माध्यम। कंटिन्यूअस इलास्टिक मीडियम, सतत प्रत्यास्थ माध्यम। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे बार बार रिपीट होना, एक तरीके से लगातार मिलना या रिपीट होना, जो भी बोल सकते हैं। और इलास्टिक इसलिए बोलते हैं कि बच्चों आपको मालूम है कि भाई जैसे मान लो कोई सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल है, वो वाइब्रेट करेगा लेकिन वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इलास्टिक बॉडी होती है ना, वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो इसलिए इसको क्या मानते हैं हम, एक तरीके से कंटिन्यूअस इलास्टिक मीडियम मानते हैं, सतत प्रत्यास्थ माध्यम मानते हैं। किसको, जो 1 kg सॉलिड आपने लिया था उसको, 1 kg सॉलिड को। दूसरा सेकंड पॉइंट ये होता है, जैसे अभी तक ये बोला गया था ना, आइंस्टीन ने ये बोला था कि भाई जैसे सॉलिड के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशन के दोनों ओर, और वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कहां तक वाइब्रेट करते हैं, कहां तक वाइब्रेट कर सकते हैं। ये बताया था डिवाई ने। डिवाई ने बोला था कि जब भी मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, अणुओं को ऊर्जा मिलती है, तो कंपन तो करता है, सिंपल सी बात है, वाइब्रेट करता है। और उसका वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी होता है, सरल आवर्ती दोलित्र की तरह भी होता है, ये भी ठीक है। लेकिन कहां तक वाइब्रेट करता है बच्चों, वो करता है 0 से लेकर न्यू एम तक। न्यू एम क्या होता है, 0 से लेकर न्यू एम। न्यू एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो 0 से लेकर न्यू एम तक यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक वाइब्रेशन करता है यानी कंपन करता है। और 0 से लेकर न्यू एम तक अगर आप टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे, कुल कंपन विधाओं की संख्या बोलते हैं इसको, तो 3n के बराबर होती है। और n होता है एवोगैड्रो नंबर। अभी तक तो ये बताया गया था कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, उसके अंदर जो अणु रहते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है और वे कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन कहाँ तक करते हैं, कितनी उसकी वैल्यू होती है, वो नहीं बताया गया।
तो डिवाई ने ये बोला था कि जब वो वाइब्रेट करते हैं, जब वो कंपन करते हैं, तो 0 से लेकर न्यू एम तक कंपन करती है। तो वो होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम आवृत्ति। और 0 से लेकर न्यू एम तक कंपन विधाओं की संख्या इतनी होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होते हैं ना, वो 3n के बराबर होते हैं। इतना वो वाइब्रेट कर सकते हैं 0 से लेकर न्यू एम तक। और उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर काउंट करोगे तो इतना मिलेगा आपको। ठीक है। तीसरा तीसरा ये रहता है कि आपको मालूम है, अच्छा ये सब यूज भी होंगे मालूम है, न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक ये सब यूज होने वाले हैं डेरिवेशन में। न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक नंबर और वाइब्रेशन को डिनोट करने का जो सिंबल होता है बच्चों, ये होता है एन न्यू इंटू डी न्यू। भूल ना जाना, न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या को एन न्यू डी न्यू से लिखा उसने। किससे? एन न्यू डी न्यू से। तो न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को किससे डिनोट करना है आपको? एन न्यू इंटू डी न्यू। फोर्थ नंबर, आप उसने बोला ना कि भाई जो वाइब्रेशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है, तो उसकी एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला था पिछले टर्म में शायद मैंने निकाला था, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ये था। ये पिछले टर्म में निकाल चुके हैं, आप देख लेना एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला। और फिफ्थ नंबर है 1 kg सॉलिड के लिए क्रिस्टल एनर्जी। क्रिस्टल एनर्जी, क्रिस्टल ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। U बराबर 0 से न्यू एम, 0 से न्यू एम ई बार इंटू एन न्यू और डी न्यू के बराबर होता है। तो ये पॉस्टुलेट नहीं है, ये आपको डेरिवेशन करने के लिए ट्रिक है एक तरीके से, मतलब ये निकालो ये निकालो ये निकालो, ये सब चीजें निकालनी है आपको। तो पहला, जो सॉलिड होता है इसको सतत प्रत्यास्थ माध्यम माना गया, कंटिन्यूअस इलास्टिक मीडियम माना गया, क्योंकि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं वो अपनी मेन पोजीशन पर यानी माध्य स्थिति पर जरूर वापस आते हैं। इसको इलास्टिक बोलते हैं, आपको मालूम है, प्रत्यास्थ वस्तुएं सुना होगा आपने। तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस इलास्टिक मीडियम माना गया है। और सेकंड बच्चों ये होता है कि जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, जो अणु गति करता है, वो कहाँ तक गति कर सकता है, कहाँ तक वाइब्रेट कर सकता है? 0 से लेकर न्यू एम तक वाइब्रेट कर सकता है, 0 से लेकर न्यू एम तक कंपन कर सकता है। ऐसे नहीं अंदाजे चल रहा है, 0 से लेकर न्यू एम तक कंपन कर सकता है। और उसमें कंपन विधाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर आप काउंट करोगे तो 3n के बराबर मिलेंगे। n यहाँ पर ये होता है एवोगैड्रो संख्या। और जितने भी वाइब्रेशन न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में होंगे, याद रखा जाएगा कि उसको डिनोट करने का जो सिंबल है एन न्यू डी न्यू होगा। या ऐसा भी लिखा रहता है कई बुकों में कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इज इक्वल टू इतना। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की जो संख्या होती है वो एन न्यू इंटू डी न्यू होती है, ये लिखा रहता है। आपको मालूम है 1 kg सॉलिड के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उनको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मानते हैं, सरल आवर्ती दोलित्र की तरह मानते हैं। और उसकी एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है, पिछले टर्म पे भी निकाला। और बच्चों 1 kg क्रिस्टल के अंदर जो एनर्जी होती है जो हमें निकालनी है, लास्ट में आपको काम आएगी। आप अभी तक क्या करते आए हो? सीबी निकालने के लिए क्या करते हैं? डी यू अपॉन डी टी करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता डी यू अपॉन डी टी? यहाँ भी आपको यू निकालना पड़ेगा लास्ट में, और उसका फॉर्मूला होगा 0 से न्यू एन ई बार एन यू इंटू डी न्यू। इसको 1 kg सॉलिड के अंदर क्रिस्टल एनर्जी बोलते हैं। 1 किलोग्राम ठोस के अंदर क्रिस्टल ऊर्जा यू बराबर 0 से न्यू एम ई बार एन यू डी न्यू। ये कहाँ से आया? ये सब डिवाइन ने दिया था पोस्टुलेट। तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट याद रखना है, मतलब ये पूरा निकालने के बाद जब आप यू निकाल लोगे तो यू का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में कर देना, आपका सीवी आ जाएगा। और सीवी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी क्यू के, इसलिए इसको टी क्यू लॉ भी बोलते हैं। लास्ट में जब सीवी निकालोगे ना तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा टी क्यू, इसलिए इसको टी क्यू नियम भी बोलते हैं। तो ये इसके सारे पोस्टुलेट हैं जो आपको याद रखने लिए। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टी क्यू नियम स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ डेरिवेशन, वो अगर आप एग्जाम में करके आओगे तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको सीखना तो पड़ेगा ही। उसके बाद जब आप टीक्यू पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा।
और उसको आप ऐसा नहीं है एग्जाम में अगर टीक्यू नियम आया तो करेंगे नहीं, कर सकते हो, और नहीं भी करेगा बच्चा तो भी नंबर नहीं काटेगा आप। देखो क्या है, देखो सबसे पहले आते हैं टीक्यू नियम स्टार्ट कर दिया है मैंने, और जो मैं अभी बताने वाला हूं वो अगर बच्चा एग्जाम में नहीं भी लिख के आएगा तो भी चल जाएगा, 5 मिनट का है, और लिख के आएगा तो भी नंबर नहीं मिलेंगे आप, फिर भी कर सीख लो, अगर मान लो बाई चांस उसने वही वही पूछ लिया फिर ये। चलो तो हेडिंग बना लेते हैं, एक विमीय कंपन विधाओं की संख्या की गणना। एक विमीय, बिना इसके आगे वाला होगा ही नहीं, एक विमीय कंपन विधाओं की संख्या की गणना, एक विमीय कंपन विधाओं की संख्या की गणना, एक विमीय कंपन विधाओं की संख्या की गणना, टू कैलकुलेट द मोड ऑफ वाइब्रेशन, टू कैलकुलेट द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन इन वन डायमेंशन लिख देते हैं, इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन, टू कैलकुलेट द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन वन डायमेंशन। कैसे करना है वो सुन लो, देखो कैसे निकालते हैं वन डायमेंशन वाइब्रेशन, कैसे निकालते हैं, एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको वन डायमेंशन वाइब्रेशन निकालने। आप क्या करो, एक रस्सी ले लो और एक रस्सी को दो एंड पे फिक्स कर दो, ठीक है, और एक एंड से आपने उसको वाइब्रेट किया तो वो इधर ही जाने वाला है, ऐसे होंगे ना वाइब्रेशन। एक एंड से आपने क्या किया, स्ट्रेच करके खींच दिया या ऐसे हिला के खींच देंगे तो ऐसे वाइब्रेशन होने लगे, बोला होगा कि नहीं होगा, वाइब्रेशन इस टाइप से होंगे, तो उनको हम वन डायमेंशन वाइब्रेशन बोलते हैं क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे ये देखो, ये मान लो आपका एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, इसको आपने दो एंड में फिक्स कर दिया, इसकी लेंथ है कैपिटल, ये दो एंड में फिक्स कर दिया, जब आप इसको स्ट्रेच करके रिलीज करते हो, खींच कर छोड़ते हो या इसको इस तरीके से हिलाते हो तो इसमें वाइब्रेशन होती है इस टाइप से, इस टाइप से, तो इनको बच्चों वन डायमेंशन वाइब्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन वाइब्रेशन। और ये जो पॉइंट है ना, ये नोड होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, नोड बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले तो वन डायमेंशन के लिए इक्वेशन सभी बच्चों को मालूम होगा, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन, ये तो फर्स्ट ईयर में भी था, सेकंड ईयर में भी था, और 11th में पढ़ा होगा। वन डायमेंशन वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1/c² और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। कई बच्चे साई से अपरिचित होंगे, तो वो बच्चे साई को डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, विस्थापन। वैसे साई होता है वेव फंक्शन, तरंग फलन, साई को बच्चों बोलते हैं वेव फंक्शन यानी तरंग फलन। वेव फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो वेव के बिहेवियर को और उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तरंग फलन एक ऐसा गुण है तरंगों का, या एक ऐसा फिनोमिना बोल सकते हैं जो तरंगों के व्यवहार को व्यक्त करता है, तरंगों के गुणों की व्याख्या करता है। जैसे विस्थापन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आप साई को मान सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या फिर वेव फंक्शन। अगर वेव फंक्शन याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, तरंग फलन बोलते हैं इसको। जो वेव फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना है जो वेव की प्रॉपर्टीज को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, तरंगों के गुण को, तरंगें कैसे चलती है, कितना आयाम होता है, सब कुछ कौन बताता है, तरंग फलन बताता है, तरंगों का फलन होता है। ये होता है वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। एक विमीय तरंग का समीकरण ये होता है, किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम है तो उसको याद रखना पड़ेगा। और बच्चों इसका सॉल्यूशन भी आपने देखा होगा, द सॉल्यूशन इज, 11th क्लास जिसने पढ़ा है उसको इसका सॉल्यूशन भी पता होगा, साई बराबर ए साइन n पाई x अपॉन लेमडा cos 2 पाई न्यू टी।
होता है फिक्स रहता है, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद ये, अब यहाँ ध्यान रख देखें आप, ये तो वन डायमेंशन वेव इक्वेशन हो गई, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ देखो, मैंने एक रस्सी को कितने एंड पे फिक्स किया है, कितने एंडों पे फिक्स किया है, दो एंडों पर, एक यहाँ दूसरा यहाँ। तो बच्चों कितने नोड हैं इसके पास, दो नोड है। बताओ वन डायमेंशन अगर आपको वाइब्रेशन निकालना है, एक विमीय कंपन निकालना है, तो दो एंडों पे फिक्स कर दो एक रस्सी को, एक स्ट्रिंग को, और ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ सकते हो। तो बच्चों यहां से लेकर यहाँ, अगर हम यहां से लेकर यहाँ तक बात करें, यहां से लेकर यहाँ तक, तो दो नोड है हमारे पास, एक नोड ये रहा, दो नोड ये रहा, कह लीजिए। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको साई बराबर, देखना जरा, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, साई बराबर बच्चों लिखूंगा, ए की जगह तो ए लिखूंगा, साइन की जगह तो साइन ही लिखूंगा, एन, नंबर ऑफ नोड कितने हैं आपके पास, 2πx, एल, एल की जगह तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा, कॉस की जगह कॉस, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। तो बच्चों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करा सकते हो आप। ये मैंने किसके लिए लिखी है, इसके लिए लिखी है। इसमें कितने नोड हैं आपके पास, दो, तो एन की जगह दो आ गया। एल कितना है, लंबाई, तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। कंपैरिजन कराओ इसको इसके साथ, बाकी तो सेम है। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर 2πx/λ बराबर n πx/l। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा 2/λ इक्वल टू n/l। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, या फिर लेमडा निकालो, लेमडा कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू, लेमडा इधर आ जाएगा, ये इसको इधर लिया, 2l/n। लेमडा इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, ये इधर आ गया, लेमडा आ गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है हमेशा के लिए, c इक्वल टू न्यू लेमडा, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, c इक्वल टू न्यू लेमडा पढ़ा होगा आपने। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लेमडा बराबर c/न्यू, लेमडा इक्वल टू कितना, c/न्यू। तो लेमडा की वैल्यू रखो जरा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 2l/n बराबर, लेमडा की जगह ये रख दिया, c/न्यू। तो यहाँ से न्यू निकालो जरा, कितना आएगा, न्यू बराबर, कितना आ जाएगा, न्यू बराबर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो यहाँ से आ जाएगा NC/2l, ये इधर पहुंच जाएगा, 2l इधर, ये इधर। बस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, डिफरेंशिएट कर दो, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में नंबर ऑफ वाइब्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो क्या आ जाएगा, डी न्यू आ जाएगा। यहाँ c/2l आ जाएगा और ये dn आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, कंपनों की संख्या निकालना है न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में वन डायमेंशन में, तो उसको डिनोट किया जाता है डी न्यू से, और निकाला कैसे जाएगा, डिफरेंशियल कर दो इसका, इसका भी डिफरेंशियल कर दो, ये वन डायमेंशन के लिए जो मैं अभी बता रहा था ना पोस्टुलेट में, कि एन न्यू डी न्यू से डिनोट करते हैं, वो 3D की लिए होता है, इसके लिए 3D के लिए। वन डायमेंशन के लिए कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है, वन डायमेंशन के लिए तो डिफरेंशियल करना है बस आपको। तो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या आ जाएगी, देखो ना जरा, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, इसमें से इसको माइनस करो भाई, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, डी न्यू। तो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी, डी न्यू। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक डी न्यू। तो c/2l, c फिक्स है, 2 फिक्स है, l फिक्स है, केवल n चेंज होता है, n कुछ कुछ भी हो सकता है, 2 नोड हो, 4 नोड हो, 10 नोड हो, 20 नोड हो, तो ये आ जाए। ऐसे निकालते हैं वन के लिए। कभी मान लो आपसे यही पूछ लिया कि कैलकुलेट करो वन डायमेंशन के लिए वाइब्रेशन, एक विमीय कंपन के लिए विधाओं की संख्या निकालो, तो ऐसे निकाल देना, 2 नंबर में आ जाएगा। लेकिन ये 3D के लिए नहीं है, डिवाई के लिए तो आगे वाला है ना।
जो पोस्टुलेट लिखवाए है ना वो आगे वाले में यूज हो। बोलो मिटा दूं इसको। चलो चलो मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालने वाले 3D के लिए। ये तो वन डायमेंशन के लिए था, सिंपल भी था, ज्यादा टेंशन भी नहीं है इसमें। देखो 3D के लिए कैसे निकालते हैं। 3D के लिए तो भाई एक तो वेव इक्वेशन ही बदल जाएगी आपकी। 3D के लिए तो तीनों आ जाएंगे और सॉल्यूशन भी बदल जाएगा, सॉल्यूशन में भी तीन तीन आ जाएंगे। क्या है इसका उद्देश्य, तो केवल इतना था कि ये बताएगा कि 1D में जो जो थी चीजें थी वो 3D में क्या क्या हो सकती है। चलो तो यहां हम निकाल लिखते हैं 3D। 3D लिख देते हैं, एक बीमी की जगह त्रिविमी, त्रिविमी है ना। डिवाइड लॉ भी लिखा लिखा हो सकता है कई बुकों में, लेकिन ऐसे भी लिखा चल। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं, वी नो दैट थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सभी बच्चों को पता है थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होने वाली है। थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, देखो वन डायमेंशनल समझा दिया ना आपको, तो उससे आप थ्री डायमेंशनल बना सकते हो। जैसे वन डायमेंशनल में आपको मालूम है, तो 3D में आपको क्या करना है, तीन ही तो करना है। तो कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, बराबर में वन अपॉन सी स्क्वायर, तो एज इट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 3D में यहां तक लिख लेंगे अपन, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या होने वाला है। भाई 1D में क्या आता है, एक्स आता है केवल, या वाई या फिर जेड, तीनों में से एक आ जाएगा। बाकी ये फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है आपको, यहाँ तक आने के बाद अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेट करेंगे। लेट सॉल्यूशन ऑफ अब इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों इसका, सॉल्यूशन होगा साई बराबर ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। एल लिख सकते हो, लैम्डा लिख सकते हो, एल लिख दो, एल साइन एन पाई वाई अपॉन एल और साइन एन पाई जेड अपॉन एल। अभी मैं और चेंज करूंगा इसमें। अभी आपने लिखे टू cos 2 पाई न्यू टी, देखो क्या चेंज करने वाला हूं। जैसे एन एन एन, अब तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन एक जैसे तो हो नहीं सकते। एन एन एन, तो आप क्या मानोगे तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन को, एक्स में मानोगे एन एक्स, वाई में मानोगे एन वाई, और जेड में मानेंगे एन जेड। बोलो दिख रहा है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। एक्स में एन एक्स, एन वाई में एन वाई और जेड में एन जेड, तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन हमने अलग अलग मान ली है। बाकी कुछ एक्स वाई जेड सब कुछ सेम ही। अब आपको क्या करना है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो जब ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। कोई किसी का सॉल्यूशन कब होता है, जब वो उसको सेटिस्फाई करे। अब आपने ये तो लिख दिया, ये इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब आपको क्या करना है मालूम है, पहले सुन लो, फिर आप कर भी सकते हो साथ में। इसका दो बार डिफरेंशियल करना है भाई साहब एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी का दो बार डिफरेंशियल करना है वाई के रिस्पेक्ट में, इसी का दो बार डिफरेंशियल करना है जेड के रिस्पेक्ट में, इसी का दो बार डिफरेंशियल करना है टी के रिस्पेक्ट में। फिर यहां से इसको यहां रखना है तीनों को, फिर एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकले। करें तो चलो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल करते हैं, और मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साई बराबर, देखो पहले एक बार डिफरेंशियल करते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर बच्चों डिफरेंशियल करेंगे तो देखो
पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को मालूम है कि एक्स के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन किया जाता है तो ये सब कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो वाई और जेड को तो छेड़ना ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो कितना आएगा। देखो ए साइन का हो जाएगा कॉस कॉस एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल, होगा कि नहीं होगा। ए यहाँ आ जाएगा आपके पास ए साइन का हो गया कॉस एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल, बाकी का पूरा सेम। पहले ए साइन का क्या हो गया कॉस, फिर पूरा सेम लिखते हैं, ये तो सेम ही रहेगा एन एन वाई पाई वाई अपॉन एल साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल कॉस 2 पाई न्यू टी। और फिर इसका भी होगा, ध्यान रखना, ए साइन का तो कर दिया आपने, साइन का हो गया कॉस, ये आ गया, फिर इसका भी करना पड़ेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा एन एक्स पाई अपॉन एल, इसका करेंगे एन एक्स पाई अपॉन एल। या एक बार और डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और एक बार फिर ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का एन एक्स पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। एक बार ये आ जाएगा कॉस का साइन हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा माइनस का, फिर ये दोबारा से आ जाएगा ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल साइन एन वाई एल साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल कॉस 2 पाई न्यू टी। बोलो सही है कि नहीं सही है। कॉस का माइनस साइन तो माइनस आ गया, कॉस का माइनस साइन माइनस आ गया, फिर एक बार और आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बाकी का सेम लिखा हुआ। अब इस पूरे की जगह ये जो पूरा लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साई लिख सकता हूँ। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूं शॉर्ट में, साई लिख सकता हूँ। बोलो तो साई लिख देता हूँ, ऊपर वाले को स्टेप को मिटाता हूँ। किसी भी हिस्से में दिक्कत है तो पूछना जरूर, बोलो सर है क्या किसी को दिक्कत। हाँ तो नेटवर्क इशू की वजह से सर मुझे सर ये शो नहीं हो रहा था कि अभी क्लास स्टार्ट हुई है, सर मैं भी ज्वाइन हुई। अभी जो नहीं हुई हो यस सर। तो फिर सुन लो, 2 मिनट में समझा देता हूँ श्रद्धा। पहले तो 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन ये रहा, ये फिक्स रहता है, इससे पहले बता चुके हैं ना। ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है, ये भी फिक्स है एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एन साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल एन जेड पाई जेड अपॉन एल cos r। यहाँ पर एन एक्स एन वाई और एन जेड नंबर ऑफ वाइब्रेशन है जिसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग रिलेट कर रहे हैं तीनों को। इसका एक बार डिफरेंशियल किया है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका 2 बार डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में किया है अभी, तो पहली बार किया तो इसका हो जाएगा साइन का कॉस, और फिर ये वाला टर्म और आ जाएगा आगे, वो लिखा हुआ है, बाकी का पूरा सेम। पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाले का ही होगा बस के बाद। एक बार और किया तो कॉस का हो गया माइनस साइन, फिर ये वाला टर्म और आ जाएगा एक्स टर्म, ये आ गया, फिर पूरा का पूरा सेम ये किया होगा। चलो अब ऊपर वाला मिटाते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछना जरूर। अब कितना आएगा, यहां से आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एन एक्स पाई अपॉन एल। अब आप देख लेना नोट्सों में जैसा मैं
बच्चों y वाला लिख दो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा वही रहेगा एन वाई पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू साई। जेड वाला भी लिख दो डेल स्क्वायर साई और डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस का एन जेड पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू साई। एक निकालने के बाद दूसरा तीसरा तो वैसे ही लिख सकते हो। और टी वाले में क्या करें, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताना। वैसे तो आपका डिफरेंशियल मेरे से अच्छा है। देखो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सब कुछ सेम रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन और 2 पाई न्यू एक्स्ट्रा में आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई, कॉस का माइनस साइन 2 पाई न्यू हो जाएगा, फिर 2 पाई न्यू एक्स्ट्रा में आ जाएगा। फिर एक बार और करोगे ना तो माइनस साइन का माइनस कॉस ही रहेगा और एक और 2 पाई न्यू आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास ये आएगा माइनस का 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू में साइन। बोलो सही लिख रहा हूँ क्या, पूरा तो सेम रहेगा, कॉस का माइनस साइन और माइनस साइन का कॉस, लेकिन एक बार 2 पाई न्यू आएगा फिर दूसरी बार 2 पाई न्यू आएगा, तो 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। और फिर बाकी का जो लिखा हुआ है ना, जैसे इनको लिखा था हमने कि भाई इनकी जगह पर साई लिख दिया है मैंने, ऐसे इनकी जगह पे पूरे की जगह साई आ जाएगा फिर आपका। सही है, तो ये तीनों चारों वैल्यू इसमें रख दो आप। नीचे वाले ये चारों स्टेप मिटा रहा हूं मैं, मतलब मिटा सकता हूँ। चलो नहीं आया तो पूछना जरूर, मिटने के बाद फिर नहीं आएगा है ना, फिर नहीं बता सकते। चलो मतलब नहीं है डाउट किसी को। डिफरेंशियल दिया है अभी हमने, और आप कॉपी पे आराम से कर सकते हो, तीनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सिमिलरली करके भी लिख सकते हो क्योंकि ये लंबा डेरिवेशन है, बड़े डेरिवेशन में तो सिमिलरली करके लिख दिया करो। अब हम क्या करने वाले हैं, तीनों की वैल्यू रखने वाले हैं। तीनों की वैल्यू बच्चों रखोगे ना तब आपको एक इक्वेशन नजर आएगी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या इक्वेशन आती है नजर, रखो जरा। किसी को अगर दिक्कत है नेटवर्क वगैरह तो बता भी दिया करो। वैल्यू रखो इसमें, रखेंगे तो कितना आएगा माइनस का एन एक्स पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू साई, यहाँ रख दिया है, प्लस तो ये माइनस में ही है तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस एन वाई पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू साई। ये वाली वैल्यू उठा के रख दी, थर्ड वाली रखो माइनस एन जेड पाई जेड, एन जेड पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू साई बराबर। फिर उसके बाद क्या है, टी की जगह ये, तो 1/c² इंटू 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू साई और माइनस यहाँ लगा देते हैं। बोलो सही लिखा है हमने। फिर उसके बाद साई तो हट ही गया, माइनस भी हट गया और बच्चों पाई भी हट गया, देखो पाई भी हट गया है ना, क्या बचा एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, और नीचे एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर उधर पूछ जाएगा, तो वहां आ जाएगा 4 2 का स्क्वायर एल स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। बोलो सही लिखा है हमने, बोलो 4 न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर और ये एल स्क्वायर नीचे से प्लस हो जाता है। अब बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर बराबर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2l न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बोलेगो तो यही तो आ रहा है। जो भी इक्वेशन नाम देना दे दो, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, ये लिखा हुआ है
बच्चों ये गोले का समीकरण होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो गोले का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसकी रेडियस जो लास्ट में लिखी थी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो रेडियस होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये रेडियस हो गई। तो ये एक ऐसे गोले का समीकरण है, एक ऐसी स्फीयर की इक्वेशन है जिसकी रेडियस ये है 2l न्यू अपॉन सी। ध्यान रखना एन एक्स एन वाई एन जेड ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है आपके? पॉजिटिव। अब सुनो, सबसे पहले हम निकालते हैं जीरो से लेकर न्यू तक नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज जीरो टू न्यू। जीरो से न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या निकालने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, अब देखो, जैसे आपका जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कैसे करेगा, ऐसे और ऐसे, ये होता है ना ऑसिलेशन मोशन, ऐसे भी जाएगा, मतलब मीन पोजीशन ये रही, ये रही मीन पोजीशन, ऐसे भी जाएगा प्लस में और ऐसे भी जाएगा माइनस में। सही बोल रहा हूं? मतलब इधर गया प्लस में गया और इधर गया माइनस में गया, मतलब जीरो से न्यू तक ऐसे गया एक तरीके से, ऐसे मान लो, और जीरो से माइनस न्यू तक ऐसे गया, है ना, दोनों साइड जा रहा है मतलब। तो एन एक्स एन वाई एन जेड पॉजिटिव है, हमें निकालना है केवल जीरो से न्यू तक वाइब्रेशन, लेकिन मॉलिक्यूल दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से लेकर न्यू तक अगर वाइब्रेशन निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का आधा हो गया। भाई अणु तो माध्य स्थिति के दोनों ओर गति कर रहा है, मीन पोजीशन के दोनों ओर ऐसे, और आपको बच्चों जीरो से लेकर न्यू तक निकालना है। तो ऐसा मान सकते हैं कि आधा वाइब्रेशन इधर हुआ, आधा वाइब्रेशन इधर हुआ, तभी तो पूरा हुआ। यहां से लेकर यहां तक और यहां तक पूरा हो गया, एक चक्कर हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर हो गया। तो इसका मतलब आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो इधर जीरो से लेकर न्यू तक अगर आप निकालोगे तो जो मैं लिखने वाला हूं सही है, क्या देगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन जीरो टू न्यू, जीरो से न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या, जीरो से न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या। अब सुनो, एक्स वाले में भी यही काम होने वाला है। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल एक्स में मोशन कर रहा है, क्योंकि सॉलिड है तो थ्री डी होता है, आपको मालूम है, थ्री डी एज्यूम करना पड़ता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक्स वाला मॉलिक्यूल जो है वो कैसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ गया यहाँ गया। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जीरो से न्यू तक कितना वाइब्रेट किया है एक्स वाला, तो आप कहोगे सर आधा ही तो किया है, आधा तो इधर किया है, आप तो जीरो से तक बात कर रहे हो, तो आधा वाइब्रेट किया है। वाइब्रेट बाई डायरेक्शन में भी आधा, जेड में भी आधा। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक्स वाई जेड, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, है ना, एक्स वाई जेड। तो जो वाइब्रेशन जीरो से न्यू तक आएंगे तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/8, क्यों? क्योंकि इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, 1/2 1/2 1/2, क्योंकि आप जीरो से न्यू तक निकाल रहे हैं। तो 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2l न्यू अपॉन सी। एक बार फिर सुने, जीरो से लेकर न्यू तक निकालना है आपको, और वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, ऐसे, ये रहा मेन पोजीशन, इधर भी गया इधर भी गया। तो एक चक्कर तब हुआ है जब ये यहां से यहां तक गया है, मतलब इधर आधा ही कर रहा है। तो ये एक्स में भी ऐसे ही करेगा, वाई में भी ऐसे ही कर रहा है, जेड में भी ऐसे ही कर रहा है। और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये किसका, स्फीयर का इक्वेशन है, तो उस गोले का वो है इक्वेशन। तो जीरो से न्यू तक निकालेंगे तो 1/2 1/2 1/2 तीनों के लिए, तो 1/8 टाइम्स कम हो जाएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, ये लिखा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं ऊपर वाले स्टेप मिटाता हूँ। चलो मिटाते हैं। तो इसमें भी आधा हुआ,
इसमें भी वाइब्रेशन 0 से न्यू तक निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसमें आधा, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा। जी अब आप सोच रहे हो 0 से न्यू तक क्यों निकाल रहे, भाई पूछता है, मैं थोड़ी ना निकाल रहा हूँ, आपसे पूछता है, देखो क्या क्या पूछता है, सब डेरिवेशन इसके अंदर आ जाएंगे। तो 1/8 टाइम्स कम हो जाएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये इसकी रेडियस ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर की इक्वेशन है, ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये इसका वॉल्यूम निकलेगा यहाँ पर 1/8। ये वाइब्रेशन जब निकालेंगे 0 से न्यू तक ये आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम, रखो यहाँ पर वैल्यू, तो देखो कितना आएगा। अगर यहाँ दो टर्म आते ना NX NY, तो एरिया आ जाता सर्कल का, दो टर्म आते ना तो एरिया आ जाता है, यहाँ पर तीन आए हैं तो वॉल्यूम आएगा। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो यही लाइन वापस आ जाएगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन 0 to न्यू 1/8 इंटू 1/8 इंटू, नहीं दिख रहा हो तो दिख, ठीक है, 0 से नहीं तो 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, क्या होता है ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना है ये रहा, आर कितना है ये रहा, रख दो, कितना है 2L न्यू अपॉन सी का होल क्यूब, 1/8 तो है ठोस गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, तो 0 से लेकर न्यू तक नंबर ऑफ वाइब्रेशन को मैं एन न्यू से डिनोट कर देता हूँ, है ना, बार बार लिखना अच्छा नहीं रहता है। तो 1/8 देखो भाई कितना बचेगा, 1/8 ये लिख दिया मैंने, 4/4 पाई/3 लिख दिया, इसका क्यूब करो जरा, 8 हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, न्यू क्यू हो जाएगा, भी कहीं पे भी नहीं है, ध्यान रखना, भी अभी नहीं आएगा, आगे आएगा। या बोलो 2 लिखा, ठीक है 2 लिखा, वो क्यू हो गया, एल क्यू हो गया, वी क्यू सब, तो कितना आ गया, एन न्यू बराबर 0 से लेकर न्यू तक नंबर ऑफ वाइब्रेशन को आप डिनोट कर सकते हो एन न्यू से, किससे, एन न्यू से, कितना आया, 8 से 8 गया, 4 आ गया, पाई आ गया, एल क्यू को मैंने वी लिख दिया, कैपिटल वी वॉल्यूम बोलते हैं इसको, और न्यू क्यू लिख दिया अपन में, 8 से 8 कट गया है, 3 CQ लिख दिया, जहां कैपिटल एल क्यू बराबर है कैपिटल वी वॉल्यूम। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 पाई वी न्यू क्यू अपन किया, लेकिन आपको निकालना है न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक, एक तो 0 से लेकर न्यू तक पूछेगा तो पहला डेरिवेशन ये होगा। अगर उसने केवल इतना ही पूछा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन बताओ भाई, कंपन विधाओं की संख्या बताओ, तो निकाल सकते हो, इतना लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, अभी तक कुछ डाला नहीं है इक्वेशन, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, कुछ नहीं करना होता है, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक कंपन विधाओं की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ये मैं पहले ही लिखा चुका हूं पोस्टुलेट में, एन न्यू डी न्यू से, बोलो एन न्यू डी न्यू से डिनोट करते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो फिक्स है, पोस्टुलेट में ही है, विकल्प ना हो।
और कैसे निकालते हैं, अभी फर्स्ट में निकाला था मैंने, वन डायमेंशन के लिए डिफरेंशियल कर दो बस। करो जरा डिफरेंशियल, कितना आएगा 4 पाई v। न्यू का करना है बस, केवल न्यू का, क्योंकि न्यू ही चेंज हो रहा है यहाँ से, और न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक निकालना है। 4 5 v सब कांस्टेंट, 3c³ कांस्टेंट, कितना होगा डिफरेंशियल 3 न्यू स्क्वायर, और फिर न्यू का हो जाएगा डी न्यू। इसका कितना होगा 3 न्यू स्क्वायर, और न्यू का कितना होगा डी न्यू। 3 से बच्चों 3 कट कट गया, तो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ये आ गया कितना 4 पाई v न्यू स्क्वायर अपॉन c³ और डी न्यू। 3 से 3 कट गया, ये आ गया। न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन विधाओं की संख्या है, उसको हम इससे डिनोट करते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और निकालते कैसे, मैंने वन में भी बताया था, वन में डिफरेंशियल करना पड़ता है, बस डिफरेंशियल करना पड़ता है। तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो न्यू क्यू का क्या होगा 3 न्यू स्क्वायर, और इसका डी न्यू हो जाएगा। बुकों में अलग अलग तरीके से निकाले हैं, ऐसे वैसे कोई मतलब ही नहीं है उसको निकालने, सीधा ऐसे डिफरेंशियल करके ये आगे न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक निकालोगे तो इधर डी न्यू जरूर आएगा, ये आगे। ये पूछते हैं डेरिवेशन में, इक्वेशन डाल दिया इसको मैंने सेकंड, ये भी डेरिवेशन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। चलो मिटाऊं इसको, ऊपर वाले को मिटाऊं मैं, चलो मिटाते हैं, चलो मिटा देते हैं। अब क्या करना है आपको, आगे बढ़ना है। अभी डिवाइड तो कहां से खत्म होगा, अभी तो इसके अंदर डेरिवेशन की भरमार है। अभी भी डेरिवेशन को रटना तो नहीं, हाँ वो बात अलग है, कभी कभार ऐसा स्टेप कोई आ जाता है जिसको हमें याद करना पड़ता है, तो वो करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि पूरा डेरिवेशन रट रहे हैं। मिटाता हूँ इसको, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक आने के बाद देखो, आपको मालूम है कि जब भी वाइब्रेशन होते हैं, वेव में जब वाइब्रेशन होते हैं तो दो टाइप के होते हैं। पढ़ा है कभी आपने, वाइब्रेशन जो वेव में होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन और एक ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। दो प्रकार के कंपन तरंगों में पाए जाते हैं। पहला कंपन होता है अनुदैर्ध्य और दूसरा होता है अनुप्रस्थ। पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइब्रेशन में लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या होता है। दो वाइब्रेशन पढ़े ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जो होता है वो हमेशा वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होता है, मतलब जिधर वेव प्रोपोगेट होती है उधर ही होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, जिधर वेव जा रही है एक्स में जा रही है तो एक्स में वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अनुदैर्ध्य कंपन हमेशा तरंग संचरण की दिशा में ही होते हैं, जिधर तरंग जाती है उधर ही अनुदैर्ध्य कंपन होता है। ठीक है, एक चीज। अब आते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पर। ट्रांसवर्स जो वाइब्रेशन होते हैं वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है कई बुकों में। जैसे मान लो वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो होते हैं वो वाई और जेड में होते हैं। किसमें होंगे, वाई और जेड में। वेव प्रोपोगेशन की
डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं दो डायरेक्शनों में। जैसे एक्स में वेव जाएगी तो वाई और जेड में होती है। अनुप्रस्थ कंपन हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अगर तरंग संचरण की दिशा एक्स दिशा में है तो वो वाई और जेड में होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम वाइब्रेशन की बात करेंगे, जब भी हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो जब अब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है, कौन सा वाला, लॉन्गिट्यूडनल, तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अनुदैर्घ्य कंपन क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। लेकिन अनुप्रस्थ कंपन जो होते हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, वो दो डायरेक्शन में होती है। यही बताया था मैंने अभी, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो होते हैं वो दो डायरेक्शन में होती है। किसमें, दो डायरेक्शन में। चलो, तो हम क्या लिखेंगे, अनुदैर्घ्य कंपन की अगर बात करें, इसको डाल दिए इक्वेशन। चलो, अनुदैर्घ्य कंपनों की विधाओं, अनुदैर्घ्य कंपनों की विधाओं की संख्या, विधाओं की संख्या, बोलो सर, ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने अभी थ्योरी बोली। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन लिखना सीधा, फालतू की थ्योरी बन जाएगी। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन लिख देते हैं ना, ये तो बहुत लंबा लिख जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन शॉर्ट में लिख दिया। बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, अब वो न्यू से न्यू प्लस से डी न्यू तक ही निकाल रहे हैं, तो क्या लिखते हैं बोलो, क्या लिखेंगे, फोर तो सेम है, पाई भी सेम है, वी भी सेम है, न्यू स्क्वायर भी सेम है, बस स्पीड चेंज हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल के लिए सीएल लिख दो, सीएल का क्यू इनटू में डी न्यू। बोलो सही लिखा है बच्चों। आपने, मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होता है अनुदैर्घ्य, और अनुप्रस्थ दो दिशाओं में होते हैं। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा वही लिखा है, बस हमने चेंज क्या किया है, केवल स्पीड की वैल्यू चेंज कर दी, बाकी का पूरा सेम है। बाकी सब कुछ सेम ही रहना है, बताओ, ठीक है। ऐसे अगर आप लॉन्गिट्यूडनल की जगह ट्रांसवर्स निकाल लो, अनुदैर्घ्य की जगह अनुप्रस्थ निकालोगे, अनुप्रस्थ, तो पूरा का पूरा वही लिखना है आपको, ट्रांसवर्स करना है। यहाँ पर ट्रांसवर्स कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, पाई आ जाएगा, वी आ जाएगा, न्यू स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में सी टी क्यू आ जाएगा, और डी न्यू आ जाएगा। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, टू से। बोलो सही लिखा है। अनुदैर्घ्य की जगह अनुप्रस्थ लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल की जगह ट्रांसवर्स, बाकी का चीज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दो, फोर पाई वी न्यू स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है ना, फोर पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, फोर पाई वी न्यू स्क्वायर कॉमन, डी न्यू कॉमन, वन अपॉन सी एल क्यू प्लस टू अपॉन सी टी क्यू, पूरा का पूरा वही है, फोर पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू, वन अपॉन सी एल क्यू प्लस टू अपॉन सी टी क्यू, ठीक, टोटल ही आ गया। तो यहां से यहां आ गए टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्या आ गए टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जीरो से लेकर न्यू तक। अब उसके बाद हम आगे करेंगे, इसको मिटा दो नीचे वाले स्टेप को। चलो, मैंने आपको बताया था, देखो पोस्टुलेट जो लिखवाए ना उसी में आगे बढ़ते जाना है, और क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको कहां से कहां तक निकालना है, जीरो से लेकर न्यू एम तक, और कितने होते हैं, थ्री एम। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको निकालना है, मैंने बताया नहीं था कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट तो करता है, कंपन करता है, लेकिन कहां से कहां तक करता है, जीरो से न्यू एम तक करता है। और कितने कंपन होते हैं, कितने वाइब्रेशन होते हैं, थ्री एन के बराबर होते हैं। तो बच्चों जीरो से लेकर न्यू एन तक अगर वाइब्रेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, जीरो से न्यू एम तक। तो जीरो से लेकर न्यू एम तक निकालेंगे तो इंटीग्रेट करो इसको पूरे को, जीरो से लेकर कहां तक करना है, न्यू एम तक, फोर पाई वी
न्यू स्क्वायर और उसके बाद डी न्यू ब्रैकेट में 1/CL क्यू और 2/CT क्यू। कितने होते हैं टोटल? 3n के बराबर होते हैं। भाई टोटल वाइब्रेशन जीरो से लेकर न्यू तक निकलते हैं 4πV न्यू स्क्वायर तो डी न्यू ये बराबर कितना 3n। तो क्या लिख दें? कॉमन निकालो जरा। 4 कॉमन, पाई कॉमन, v कॉमन और 1/CL क्यू कॉमन, 2/CT क्यू कॉमन और जीरो, ये सब कुछ कॉमन आ गए। न्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो जीरो से न्यू m न्यू स्क्वायर और डी न्यू बराबर 3n। समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? इसको एन न्यू डी न्यू भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को एन न्यू डी न्यू, एन न्यू डी न्यू भी लिख सकते हैं इसको, एन न्यू डी न्यू टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को डिनोट कर सकते हैं एन न्यू डी न्यू। क्या लिखना चाहे तो लिख दूं, एन न्यू डी न्यू, एन न्यू डी न्यू लिख दिया मैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन निकाला, पाई कॉमन निकाला, v कॉमन निकाला, बाकी का ताम झाम कॉमन निकाला, न्यू उसका डी न्यू छोड़ दिया। इंटीग्रेट कर दो जरा, ऊपर वाले स्टेप हटाते हैं, ऊपर वाले स्टेप हटा देता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? डिवाई के पोस्टुलेट आपने देखे? मैंने क्या बताया था कि डिवाई के पोस्टुलेट अगर जिसने कर लिए वो डेरिवेशन कर सकता है। तो डिवाई के पोस्टुलेट में आपने न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल लिए, कंपन विधाओं की संख्या, क्योंकि उसने दिया है और पूछता भी है वो कई बार। फिर उसके बाद पता है आपको कि दो टाइप की वाइब्रेशन होते हैं, दो प्रकार के कंपन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, तो वो भी करना पड़ा। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि भाई आपको जीरो से लेकर न्यू एम तक वाइब्रेशन निकालनी है, तब जाके क्रिस्टल एनर्जी निकलेगी। चलो, तो इसमें क्या करेंगे, ये कॉमन आ गया, इंटीग्रेट करो जरा इसको, तो क्या लिखते हैं, 4πV 1/CL क्यू और 2/CT क्यू न्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा न्यू क्यू अपॉन 3 न्यू के रिस्पेक्ट में, लिमिट है जीरो से न्यू एम बराबर 3n। तो यहां से आएगा 4πV 1/CL क्यू 1/CL क्यू और 2/CT क्यू वैल्यू रख दो तो न्यू एम का क्यू अपॉन 3 बराबर 3n। तो बच्चों यहां से वैल्यू निकालो जरा, क्या वैल्यू निकालेंगे अपन, 4πV 1/CL क्यू और 2/CT क्यू बराबर, इसको इधर ले जाओ, 3 इंटू 3 हो जाए 9 इंटू एम अपॉन में न्यू एम क्यू, और ये वाली वैल्यू इधर रख दो यहाँ पर। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, मिटाता हूं इसको, मिटाते हैं इसको। देखो ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, बस लास्ट स्टेप है, एन न्यू डी न्यू बराबर, इस पूरे की जगह देखो 4πV और उसके बाद ये पूरा, इस पूरे की जगह मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 9n अपॉन न्यू एम क्यू और न्यू स्क्वायर और डी न्यू। बोलो किसी को दिक्कत है क्या इसमें? इसकी जगह 4πV 1/CL क्यू 2/CT क्यू ये यहाँ लिख दिया हमने और न्यूज करी, ये आ गया नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आ गया। टोटल में मतलब दोनों आ गए आपके, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स। ये आधा हो गया, वो क्राइम पेट्रोल में नहीं बोलता कि आधा दे, वैसा ही आधा ये हो गया, आधा देखेंगे अगले पार्ट में, मतलब अगली बार, मतलब कल आधी घटना जो बताई जाएगी वो कल के भाग में बताई जाएगी।
और इसी के आगे इतना ही बड़ा हॉल है, तब खत्म होगा। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते जा सकते सर हो। सर हाँ ये बात तो सर ऑफलाइन होनी है सर, अब कंफर्म हो गया सर। हाँ, वो तो कंफर्म है। ऑफलाइन तो मैंने आपसे पहले ही कहा था। और मैं आपको बता दूं, सभी बच्चों को शिक्षा मंत्री। पढ़ना स्टार्ट कर देना। 100% लिख के दे सकता हूँ मैं, इस बार ऑफलाइन एग्जाम होने 100%। और वैसे चलो, तुमने आज याद दिला दिया, मेरी सुबह ही बात हुई थी 9:30 पौने 10 बजे जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो मेरे एक मित्र हैं उनसे। मुझे कह रहे लिख के ले जाओ पाठक जी, 100% ऑफलाइन एग्जाम होने हैं, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपका ये फर्स्ट और लास्ट है, दोनों चीजें हैं। इस बार रुकना नहीं चाहिए कैसे भी करें, है ना। सर सर कौन से 50% से मंथ ज्यादा तक हो बच्चे सकते फेल हैं होते हैं। एग्जाम? क्या कह रहे हो, वन बाई वन बताओ। सर कौन से मंथ तक हो सकते हैं एग्जाम, मतलब मार्च, अप्रैल में, अप्रैल? अप्रैल में, अप्रैल में होंगे। अप्रैल में होंगे, 15 अप्रैल से पहले नहीं होंगे, सर चिंता मत 50 करो। हाँ बताओ। सर 50% से ज्यादा बच्चे फेल होंगे। 50% से ज्यादा बच्चे फेल होंगे सर इस बार सर। हाँ बिल्कुल होंगे, वो तो कंफर्म ही है। इसलिए सभी बच्चे मेहनत करें, कम से कम ट्यूशन लगाया है तो उसका मतलब तो निकले, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ा नुकसान मालूम है क्या होगा, कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ने के बाद अगर किसी का थर्ड ईयर रुक रहा है, तो वो उसकी हालत जो देखने लायक होगी ना बाद में, तो वो तो वही जानता है क्यों। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बढ़िया तरीके से निकला है, ऐसा वैसा भी नहीं निकला, बहुत अच्छे तरीके से। और बेचारा लास्ट ईयर में रुक जाए, कितनी दिक्कत आएगी। और इसीलिए मेहनत करते जाना, अगर ज्यादा कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना, कि अगर मान लो ऐसी कोई समस्या आती है कि भाई कोई गड़बड़ हो गया थोड़ा सा फिजिक्स फिजिक्स में, बस उसमें पहले नहीं होने दूंगा, उसमें पास करवा दूंगा। बाकी का आप अपने हिसाब से देख लें, है ना, मेहनत करें। ये सर जी। सर मेरा स्टार्टिंग छूट गया डेरिवेशन में। तो आपको मैं भेजूंगा ना नोट्स, तो उसमें देख लेना, अगर अगर दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना। सर अप्रैल से पहले तो नहीं होंगी ना स्टार्टिंग में मतलब? भेजूंगा ना। सर नहीं, अप्रैल से पहले नहीं होंगे, चिंता मत। सर जो आप नोट्स जो डेरिवेशन कराते हो सब वही नोट्स करते सर नोटबुक में? हाँ वही क्यों, वही करो। देखो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं देखता, कि मुझे नोट्सों का भी नहीं पता है क्या क्या दिया हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो आप जो क्लास में कराता हूँ वो करो। और अगर आपको लगता है कि भाई नोट्सों वाला सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो कर लिया करो, जैसी आपकी मर्जी, दोनों में से जो भी कर रहे हैं, है ना, सर क्योंकि लेकिन बुकों में अभी तो वो मेरा छूट गया। तो वो तो मैं, जो छूट गया है ना आपका, वो तो नोट्स भेजूंगा ना, तो उसमें देख लेना। उसको स्टार्टिंग का तो सेव ही कराया था मैंने। जब सर जहां ज्यादा से आप टफ तो जहां नहीं है सर वो स्टार्टिंग का? नहीं 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 नहीं, जहां से आपने ज्वाइन किया है ना, आज का क्वेश्चन एक्चुअल में वहीं से है। उसके पहले वाला तो मैंने बताया था बच्चों को, आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले वाला जो आज कराया ना, आपको जहां से कराया है वहां से कर सकते हो। उसके पहले वाला आपकी मर्जी है, करना है करना, नहीं करना नहीं करना, वो तो मैंने सिखाने के लिए बच्चों को बताया था। और फिर भी मैं भेज दूंगा, बहुत सिंपल है। अगर नहीं आया तो मेरे पूछ लेना आप। यस सर। हम्म। सोचा मत करो ज्यादा, टेंशन मत लिया करो, आराम से पढ़ो। पूछ लो ना, अगर आपको ऐसा लगे तो पूछा जरूर करो। ऐसा ना हो कि मन में कोई चीज ले जाए, फीस भी तो दे रहे हो।